student, we will start the second chapter of history, new kings and kingdoms, यानी नए राजा और उनके राज्य. Many new dynasties emerged after the 7th century. Map 1 shows the major dynasties, different part of the subcontinent between 7th and century. यानी कि जो उसके अंदर भारत के अंदर अलग अलग नए राजवंशों का उदय हुआ. और इस नीचे जो मैप दिया गया है उसमें भारतीय महाद्वीप में यानी उदय होने वाले इन राजवंशों के बारे में बताया गया है, जो यहाँ 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में जिनका यहाँ से सास, अरब ऑफ दान, अरब ऑफ मंसूर, चौहान, गुजर प्रतिहार, परमार, पालाज, चोलाज, चेराज and Chalukyas, Rashtrakutas. These are the major dynasties यानी राजवंश which were embraced between 7th to 12th century, जो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में उदित हुए या जिनका एमरेज हुआ. By the 7th century, there were big landlords or warrior chiefs in the region of the subcontinent. Existing kings often acknowledged them as their subordinate or samants. They were expected to bring gifts for their kings and landlords, be present at their courts and them the military support. अब बात करते हैं हम किस सेंचुरी के अंदर यानी 7वीं सेंचुरी के अंदर आते आते भारतीय महाद्वीप के अंदर बहुत सारे भागों के अंदर जो बड़े भूस्वामी थी, बहुत भूमि थी और जो योद्धा थे वो अस्तित्व में आ चुके थे. उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या अपने स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में रोज अपनी हाजिरी लगाएं और उनको सैनिक सपोर्ट दें. As Samantas gained power and wealth, they declared themselves to be Mahasamanta, Mahamandleshwar, the great lord of circle or region, and so on. पर जैसे ही इन सामंतों के पास पैसा और ताकत आ गई थी, इन्होंने अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वर घोषित कर दिया था, यानी पूरे रीजन या क्षेत्र का स्वामी. Sometimes they asserted their independence from their overlords. और इनमें से बहुत सारों ने अपने आप को अपने स्वामी की अधीनता से बाहर कर लिया था, यानी उनकी अधीनता को मानने से इनकार कर दिया था. One such instance was that of the Rashtrakutas in Deccan. Initially, they were suburb of Karnataka. हम एक उदाहरण लेते हैं दक्कन के राष्ट्रकूटास के, जो पहले सबऑर्डिनेट थे चालुक्यास के कर्नाटक में. इन द मिड 8th century, दांती दुर्ग, a Rashtrakuta chief overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarh, in literally the golden bomb. अब जो दांती दुर्ग थे, जो चीफ थे राष्ट्रकूटास के, उन्होंने चालुक्यास की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने एक अनुष्ठान किया जिसको कहते हैं हिरण्यागर्भ. इसका मतलब होता है सोने की गर्भ. When this ritual is performed with the help of Brahmins, it was thought to lead to the rebirth of the sacrifices as a Kshatriyas, even if he was not one by birth. ये जो यज्ञ अनुष्ठान था वो था ब्राह्मण की मदद से किया जाता था और यज्ञ को करने वाला जो यजमान था, ऐसा माना जाता था कि उसका एक क्षत्रिय के रूप में दोबारा जन्म होता था, चाहे वो जन्म से क्षत्रिय ना हो. In other cases, men from enterprise families used their military skills to carve out kingdoms. For instance, Kadam More Sharman and the Gujar Para Harishchandra were Brahmins who
gave up their traditional profession and took to arms, successfully establishing them in Karnataka and Rajasthan respectively. अब अपन दूसरा उदाहरण लेते हैं। इसके अंदर एक उद्यमी व्यापारी का, यानी एक व्यापारी का लेते हैं। इसके अंदर अपन एक उदाहरण, जो अपने राज्य को कायम करने के लिए, यानी राजा बनने के लिए, जिसने अपने सैन्य कौशल का इस्तेमाल कर, मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके, एक उदाहरण है ये कदम मूर्य शर्मन का और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र, जो कि एक ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने परंपरागत जो पेशा था या काम था उसको छोड़ शस्त्र को अपना लिया था और उन्होंने राज्य किया था कर्नाटक और राजस्थान पर सफलतापूर्वक दोनों पे। Now, next, administration in kingdoms. Many of these new kings adopted high-sounding titles such as Maharaja Dhiraj, great overlords of kings, Tribhuvan Chakravarti, Lord of the Three Worlds, and so on. बात करते हैं कि इस समय में जो राजा थे उन्होंने अपने लिए बहुत बड़े बड़े टाइटल्स को लिए। वो टाइटल्स कौन कौन से थे वो बात करते हैं। महाराजा राजाओं का राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीन भवनों का स्वामी। इसी तरह उन्होंने भारी भरकम उपाधियों को धारण की, लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद उन्होंने सामंतों के साथ और किसानों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, इन संगठनों के साथ जो है अपनी साझेदारी को बनाए रखा था। However, in spite of such claims, they often shared power as well as with association of peasants, traders and brahmins, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन्होंने कितने ही बड़े बड़े टाइटल्स लिए थे, उपाधियां ली थी, लेकिन इनका से जो था वो सामंतों के साथ, किसानों के साथ और ब्राह्मणों के साथ बनाए रखा था। In each of these states, resources are obtained from the producers, such as peasants, weavers, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. Sometimes these were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. Now we will talk about the different type of taxes. देखो, इन सभी राज्यों के अंदर जो चीजों का उत्पादन किया जा रहा है किसानों के द्वारा या पशुपालकों के द्वारा, कारीगरों के द्वारा, जो चीजों को उगाया जाता था या जिनको एकत्रित किया जाता था, उन चीजों का एक हिस्सा जो राजा के द्वारा उनको त्यागने के लिए या छोड़ने के लिए कहा जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर भी वसूल लिया जाता था, यानी कर या रेवेन्यू मानकर लिया जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला जो भूस्वामी था उसका वो इस चीज का दावा करता था कि राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था और ये राजस्व जो था वो व्यापारियों से भी लिया जाता था। इसका कहने का मतलब ये है कि आपका किसान था, पशुपालक था या व्यापारी था या जानवरों को पालने वाला था या कोई आर्टिशन था, कोई क्राफ्ट वर्क करने वाला था, उन सभी से टैक्स लिया जाता था। यानी वो जो भी अर्न करते थे कुछ पार्ट जो था वो अपने पास रख लेते थे और ये कहकर रखते थे कि वो एक उस भूस्वामी का हिस्सा है, और कभी कभी उसको टैक्स के रूप में भी वसूल किया जाता था। नाउ 400 टैक्स, 400 टैक्स। The inscriptions of the Cholas who ruled in Tamil Nadu refers to more than 400 terms for different kinds of taxes. अगर हम बात करें तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों की, तो वहां से हमें कई प्रकार के टैक्स के बारे में जानकारी मिलती है। लगभग 400 से ज्यादा टैक्स होने की सूचना यहाँ वहां हमें मिलती है।
The most frequently mentioned text is Veti, taken not in text but in the form of forced labor. वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चर्चित या उल्लेखित जो टैक्स था वो था वेटी, जो कैश के रूप में नहीं लिया जाता था, लोगों से एक श्रम यानी मजदूरी के रूप में लिया जाता था, फोर्स लेबर, जिसको बिना पैसे दिए काम करवाया जाता था. There were also taxes on thatching the houses, on use of ladder to climb palm tree, and sits on succession of family property, etc. Now we will talk that what other tax were there. जब आप अपने घर की छत डालते थे या किसी भी पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए उस पर सीढ़ी लगाते थे या फिर अपना उत्तराधिकारी किसी को नॉमिनेट करते, उसके लिए भी आपसे अलग अलग तरह के टैक्स लिए जाते थे. These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts. They were also used to fight wars, which were in turn expected to lead the acquisitions to wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes. अब इन टैक्स की वसूली तो की जाती थी, लेकिन इन टैक्स का उपयोग कहाँ पर होता? ये जो सारे टैक्स या संसाधन थे, उसका जो उपयोग था वो राजा की वित्तीय व्यवस्था को बनाए लेने के लिए उपयोग में होते थे. साथ ही मंदिरों को बनाना, दुर्ग को यानी किलों को बनाना, इसमें सब उपयोग किया जाता. इन साधनों का उपयोग युद्ध लड़ने के लिए भी किया जाता था, जिनमें से लूट की शक्ल में जो धन मिलता, जो व्यापारियों से, जो व्यापारी एक मार्ग से दूसरे मार्ग में आते थे, उनसे लेने की जो संभावना बनती थी, वो भी एक आय का साधन था. Now the processing and land grants. इससे पहले we will read that the functionaries for controlling revenue were generally recruited from influential families and positions were often hereditary. This was true about the army as well in many cases. Close relative of the king held these positions. राजस्व की जो या टैक्स की जो वसूली थी वो ज़्यादातर किससे की जाती थी? वो ज़्यादातर पदाधिकारियों और नियमित रूप से सामान्यतः प्रभावशाली जो परिवार थे, इनका ज़्यादा प्रभाव था, उन्हीं परिवारों से लिया जाता था. ये ज़्यादातर वंशानुगत होता था और ज़्यादातर ऐसे लोग होते थे जो राजा के आसपास रहने वाले या उसके निकट संबंधी होते थे. कहने का मतलब ये है, जो पदाधिकारी टैक्स वसूल करते थे वो ज़्यादातर प्रभावशाली परिवारों से होते थे या फिर हेरिडेटरी होते थे, यानी एक वंशानुगत ये चलता, या फिर राजा के जो परिवार के लोग थे या राजा के जो आसपास रहने वाले लोग थे, उन्हीं को इसमें नियुक्त किया जाता. प्रशस्ति. अब अपन पढ़ेंगे प्रशस्तीज के बारे में. प्रशस्तीज होती क्या है? प्रशस्तीज कंटेन दैट मीन नॉट लिटरली ट्रू. प्रशस्ति होती थी वो ऐसा रिटन रिकॉर्ड होता था डिटेल किसी के बारे में जो हो सकता है कि सही ना हो, बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ valiant victorious warriors. For example, these were composed by the learned Brahman who occasionally helped in the administration. ये जो प्रशस्तीज होती थी वो मोस्टली ब्राह्मण्स के द्वारा लिखी जाती थी, जो ओकेजनली राजा की मदद करने का एक हेल्पर के रूप में मौजूद रहते थे, और इसके अंदर जो राजा होता था उसी के बारे में
सब चीज़ों का वर्णन किया जाता है कि उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, कौन सी लड़ाई उसने जीती, वो किस तरह का योद्धा था या किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता था। इन सभी चीज़ों का इसके द्वारा में जानकारी मिलती है। नाउ अचीवमेंट ऑफ द नागभट्ट। अब हम एक प्रशस्ति पढ़ते हैं जिसके अंदर अचीवमेंट की बात की गई है नागभट्ट की। Many rulers describe their achievement in Prasastis. You read about the Prasasti of the Gupta ruler Samudragupta. बहुत सारे राजा जो थे अपनी जो अचीवमेंट्स थी उनको प्रशस्ति में लिखते थे, रिटन रिकॉर्ड के रूप में लिखते थे। हम समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। द प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर। एक प्रशस्ति जो संस्कृत ग्वालियर में मिली है मध्य प्रदेश में। डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट ऑफ नागभट्ट एट प्रतिहारा किंग एज फॉल्स। जो नागभट्ट के एक्सप्लोइटेशन को की व्याख्या करता है। द किंग्स ऑफ सिंधा वल्लभ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कलिंग पार्ट ऑफ उड़ीसा। Before him he was a prince. ये सब थे वो पहले ही हो चुका था इनसे, जब उसका जन्म हुआ था उससे पहले ही इन सब चीजें जो थी वो उससे बाहर आ चुकी थी। He won over Chakrayudha, the ruler of Kannauj. He defeated the king of Ganga, the part of Bengal, Anartha, the part of Gujarat, Mala, the part of Kirata peoples, Turk, Vatsa, both kingdoms in नॉर्थ इंडिया। यानी ये सब उस नागभट्ट के अचीवमेंट्स थे जो उस प्रशस्ति के अंदर लिखे हुए हैं। ऑफन ब्राह्मण्स बाय ग्रांट ऑफ लैंड। तो राजा थे वो ब्राह्मणों को जो रिवार्ड थे वो जमीन के रूप में या भूमि के रूप में देते थे। दीज वर रिकॉर्डेड और वो सारी कॉपीज के ऊपर रिकॉर्ड किए गए हैं to those who received the land। ये उसको दी जाती थी जो उस लैंड को रिसीव करता था, यानी उस लैंड से उसको जाती थी। Yes, student, today we will read up to here only. Remaining part of the chapter we will complete in our next. Thank you.